हेलो दोस्तों, एट द रेट मैजिक 11 में आप सभी का स्वागत है। मैं 69 तक कंप्लीट कर चुके थे, है ना। हम लोग अब 70 से स्टार्ट करते हैं। एसिड एंड बेस मतलब अम्ल, क्षार और लवण का, है ना दोस्तों। एसिड बेस, है ना, का जो चैप्टर है उसी का पार्ट नेक्स्ट है। 69 तक कंप्लीट कर चुके थे, ये 70 से स्टार्ट है ना। इसको जल्दी से जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। देखिए स्टार्ट करते हैं, है ना। समझिए और इसको बनाते रहिए और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। इससे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा एसिड एंड बेस से, ठीक है। देखिए क्या बोला है, निम्न में से कौन से एक का उपयोग सामान्यतः सटीक, है ना, सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है। बोलता है कि निम्न में से कौन सा एक उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है ना। तो पहला बोलता है फिनोल्फ्थेलिन, दूसरा लिटमस, तीसरा ईओसिन या यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा है जो पीएच को सटीक संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका सही हो गया, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में देखिएगा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हम भी, है ना, नहीं सुधरेंगे, है ना। देखिए 71 नंबर में बोलता है पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है ना। तो इसमें से पी का अर्थ क्या है। बोलता है कि पीएच स्केल, है ना, जो पीएच स्केल का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने, है ना। तो बोलता है जो पीएच स्केल है ना, जो एसिड और बेस का मापा जाता है, जिससे उसका जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापते हैं ना। तो बोलता है इसमें से पी का क्या अर्थ है। पी का पावर होता है, पी का मतलब पोटेंट जो होता है, जिसका जर्मन में एक अर्थ शक्ति का पावर है ना, उसी का है, जर्मन के द्वारा इसको शक्ति का ही बोला गया है। और तीसरा पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल क्या है, जिसका जर्मन के में अर्थ है आराम, है ना। और चौथा हो गया पोटेंसी, है ना, जिसका जर्मन में अर्थ है शक्ति। तो नहीं, पीएच स्केल में पी का मान होता है, पी का मतलब होता है या पी का अर्थ होता है पोटेंस, है ना, जिसका जर्मन में अर्थ है शक्ति या पावर, है ना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखिए बोला गया है कि किसी विलयन का पीएच उसकी क्या है, क्या की सांद्रता पर निर्भर करता है। बोलता है कि किसी विलयन का पीएच मान उसमें की सांद्रता पर निर्भर करता है, हाइड्रोजन आयन पर या हाइड्रोक्सिन आयन पर या ऑक्साइड आयन पर या हाइड्रोजन आयन पर, है ना। देखिए दोस्तों, ये जो किसी विलयन में पीएच मान है उसकी सांद्रता जो बोला जाता है वो हाइड्रोजन आयन पर सांद्रता पर निर्भर करता है ना। किसी का भी पीएच जो मान होता है वो सांद्रता जो है हाइड्रोनियम आयन पर निर्भर करता है, हाइड्रोनियम या आयन, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। बोलता है रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, सिरके का 2.2 होता है, शुद्ध जल का 7.5 होता है या दूध की 6.6 होता है। देखिए अब सबका सही है ना। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है ना। इसको समझ जाइए, रटिए लीजिए कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। सिरका का देखिए पीएच मान कितना होता है, 2.2, है ना। फिर देखिए शुद्ध जल का, इसका होता है 7, शुद्ध जल डिस्टिल वाटर जो होता है वो उसका 7 होता है। दूध का पीएच मान 6.6 होता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन से देखिए 74 नंबर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से, है ना, कौन सा विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा। तो किसका मान, डिस्टिल शुद्ध जल का मतलब डिस्टिल वाटर का, नींबू का रस का, रक्त का, डिटर्जेंट का हो जाता है आपका बेस हो जाता है। तो पीएच मान ज़्यादा होगा। रक्त ये भी मतलब 6.6 होता है, ये भी शुद्ध जल 7 होता है ना। उससे कम नींबू का रस में कितना होता है, सिरका में नींबू के रस में 2.2 से 2.3 2.4 तक ही लगभग रहता है। तो सबसे कम कौन हुआ, तो नींबू का रस, है ना दोस्तों। फिर देखिए नेक्स्ट 75, देखिए 75 में क्या लिखा हुआ, निम्न में से कौन से संकेतक
संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जाता है। बोलता है निम्न में से कौन सा संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयन के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जाता है? तो पहला ऑप्शन मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथैलीन, एओसिन, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो एक एओसिन एक ऐसा है पदार्थ है ना, जिससे संकेतक है जिसका उपयोग हम लोग क्या अम्लीय और उदासीन विलयन के बीच का फर्क करने के लिए नहीं करते हैं, है ना दोस्तों। अगला नेक्स्ट देखिए क्या बोला कि शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? बोला गया कि शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या प्रतिक्रिया होती है? पहला बोला लिटमस जो है नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है ना, या नीला लिटमस पेपर को सफेद कर देता है, या नीला अथवा लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है, या लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। देखिए दोस्तों, शुष्क लिटमस पेपर जो होता है ना, वो शुष्क HCl मतलब पाउडर का जो जैसा HCl होता है, उसमें हम लोग क्या उसमें अगर हम मिलाते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं देता है ना, तो क्या होता है नीला मतलब अथवा लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है ना। ठीक है दोस्तों, देखिए 77 का बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है? गुलाब, लौंग, साबुन या हल्दी। लौंग जो होता है दोस्त एक गंधीय सूचक होता है। देखिए लौंग दूर से ही महकेगा, है ना, चलिए गंधीय सूचक होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों 78 बोलता है निम्नलिखित उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है, कौन बदलता है? नीले लिटमस को लाल रंग में कौन बदलता है? नीला, है ना, नीला से लाल कौन? आम्ल, है ना। दूसरा देखिए, और लिटमस को नीले रंग में बदलता है, कौन सा जो बदल देता है? नीले में तो है, नीले में लाल बदलता है ना। देखिए तो क्या होता है, ये क्या बोलता है, लाल लिटमस पेपर को नीला में बदल देता है ना। तो नीला लिखा हुआ तो यहाँ क्या होगा? लाल, है ना। यहाँ पर देखिए तो क्या होगा आपका अम्ल। तो क्षार एक ऐसा है जो अम्ल को क्या करता है, लाल में बदलता है ना, और अम्ल क्या करता है, नीले को लाल में बदलता है ना। तो देखिए तो ये देखिए है ना, अम्ल है ना नीले को लिटमस पेपर को लाल रंग में बदलता है, और क्षार इससे होता है क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीले में बदलता है। हम दोस्तों याद करने के लिए दिए थे ना, क्या दिए थे? एक बोले थे ना अनीला, है ना। अनीला के क्या बोलते हैं? आ से अम्ल और नी से नीला और ला से लाल, है ना। मतलब क्या करता है, अम्ल जो है नीला से लाल करता है। ठीक है, इस तरह हम क्या बोलते हैं? छलाना का मतलब क्या होता है? मतलब छ से क्षार, है ना, छ से क्या होता है? क्षार, है ना, और क्या होता है? ला से लाल, है ना, और ना से नीला, है ना। दोस्त यही बोले थे ना, तो याद रखिएगा। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल करता है। छलाना क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला करता है ना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आइए यहाँ तक ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उपयुक्त विकल्प का स्थान को पूर्ति करने के लिए बोला था, है ना। तो नीले लिटमस को क्या करता है? नीला को लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है, और लाल को नीला कौन करता है? क्षार करता है। क्षार लाल को नीला करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79 बोलते हैं यदि एक लवण का pH मान कितना है? 12 है, तो यह जो है अम्ल की तरह होगा, या क्षार की तरह होगा, या प्रबल अम्ल, या दुर्बल अम्ल, या दुर्बल क्षार के रूप में होगा। देखिए 12 जो है ना, ये आपका क्षार के रूप में आएगा, है ना। 7 से कम रहेगा तो अम्ल, 7 रहेगा तो उदासीन, और 7 से अधिक रहेगा तो क्षार होगा, है ना। तो देखिए तो क्षार प्रकृति में आएगा, है ना, किस में आएगा? क्षार में आएगा। देखिए तो ये तो आपका अम्ल है, ये तो होगा ही नहीं, है ना। देखिए ये भी अम्ल है, ये भी नहीं है। देखिए दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल नहीं हो सकता, है ना। देखिए दुर्बल अम्ल, देखिए ये तो दुर्बल अम्ल, ठीक है, दुर्बल क्षार दे दिए। देखिए जब सबसे ज़्यादा है तो आपका दुर्बल क्षार कैसे होगा, है ना। देखिए तो सी नंबर, देखिए दुर्बल अम्ल, ठीक है, और प्रबल क्षार होगा क्योंकि 7 से बहुत अधिक है ना, 13-14 के बीच में आ रहा है ना।
तो 12 है तो ये प्रबल क्षार में आएगा। देखिए तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार मतलब अम्ल से बहुत दूर है ना, इसीलिए दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। ठीक है 17 है। खाली स्थान पीएच का कागज का प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है। किसका नहीं लगाया जाता है? स्याही का, जूस का, या ठोस कार्बन सोडियम कार्बोनेट का है, या पानी का। देखिए पीएच का जो कागज का प्रत्यक्ष प्रयोग से पता चलता है ना, नहीं लगाया जा सकता है। तो आपका स्याही का लगा सकते हैं, जूस का लगा सकते हैं, पानी का लगा सकते हैं। किसका नहीं लगा सकते? तो ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट का पता नहीं लगा सकते, है ना। देखिए 81, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है ना, मान लीजिए किसी नमक का पीएच मान कितना है? 14 है, तो वह नमक होता है ना। कैसा नमक होगा? कमजोर एसिड और कमजोर बेस, कमजोर एसिड और सशक्त बेस, सशक्त एसिड और कमजोर बेस, सशक्त एसिड और सशक्त बेस। देखिए कभी भी नमक जो होता है ना, पीएच मान अगर 14 है तो आपका कमजोर एसिड और सशक्त बेस होता है। क्यों? मतलब मजबूत बेस, क्योंकि ये पीएच मान कितना है? 14 है। 14 किसका होता है? तो बोलिए दोस्तों, तो 14 होता है आपका बेस में, है ना। तो जो सशक्त बेस होता है मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उसका होता है 14। और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका पीएच मान होता है 0, है ना। देखिए बोलता है क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है ना। देखिए क्षारीय विलयन का आपका पीएच मान 7 से अधिक, 7 से कम, 7 या 3 अम्ल होगा, 7 से कम अम्ल होगा, 7 होगा डिस्टिल वाटर मतलब है ना उदासीन, तो 7 से अधिक होगा पीएच मान, है ना। तो देखिए क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक, है ना। कोई दिक्कत? आगे नेक्स्ट देखिए क्या बोला है? सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है? सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है? 4 से 5 में दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, या प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार। देखिए प्रबल अम्ल कब होगा? जब 0, 1, 2 होगा। लेकिन दुर्बल क्षार कब होगा? जब 4, 5, 6 होगा, क्योंकि 7 तक जाएगा तो क्या होता है? और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है 7, क्योंकि उदासीन है। तो 4 और 5 आएगा। तो देखिए 4 और 5 का मतलब क्या होता है? आपका ये दुर्बल अम्ल है ना। कोई दिक्कत? देखिए नेक्स्ट बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके लिए, है ना, जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। देखिए तो पीएच मान 7 से कम का मतलब क्या होता है? अम्ल, है ना। और 7 से अधिक मतलब क्षार। देखिए सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? क्षार होता है, क्योंकि सोडियम मतलब धातु है ना। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट ये क्या होता है? ये आपका हो गया, ये भी धातु है, तो ये हो गया क्षार। सोडियम क्लोराइड ये भी क्या हो गया? क्षार, क्योंकि तो क्षार होगा तो मतलब 7 से अधिक होगा। लेकिन क्या पूछ रहा है? 7 से कम। 7 से कम पूछ रहा है मतलब अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये अम्ल का भांति काम करता है, ठीक है ना। तो ये 7 से कम होगा। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट, एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच मान कितना होता है? देखिए बड़ी नीले लिटमस को लाल बदलता है, नीला को लाल कौन बदलता है? अनीला, अनीला, है ना। तो अम्ल बदलता है, तो इसका पीएच मान कितना होगा? अम्ल का कितना होगा? 7 से कम। 7 से कम देखिए तो कितना है ना, है कितना आपका? 6 है। तो ये आपका पीएच मान 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? नेक्स्ट, यदि किसी विलयन से नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है, नीले से लाल, है ना, अनीला, है ना, अम्ल हो जाता है, तो इसका पीएच मान कितना होगा? ये भी तो वही है जो नीले से लाल करता है, अम्ल है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। 7 से कम कौन है? देखिए तो
86 में, है ना, तो डी नंबर। ठीक, आइए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? नीले को लाल, अनीला मतलब अम्ल, देखिए तो बेकिंग सोडा, चूने का पानी, धावन सोडा का विलयन, ये सब क्या है? चूने का पानी, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, ये आपका क्षार है। तो देखिए नीले को लाल कर देता है, मतलब अनीला मतलब अम्ल है, तो अम्ल कौन है? सिरका, है ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए क्या बोला है। बोल रहा है कि उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला करता है? लाल को नीला करता है छलाना, है ना, छलाना। लाल को नीला करता है मतलब क्षार है। देखिए तो क्षार क्या होता है? 7 से अधिक होता है, तो देखिए तो 4 से कम, 5, 6, ये सब क्या अम्ल है? 7 से अधिक कौन है? क्षार। ठीक है, क्षार हो जाएगा। कुछ कभी कभी ऑप्शन देके पकड़ लीजिए। देखिए तीनों ऑप्शन दिया है आपका क्षार, अम्ल, तो देखिए अम्ल तो कभी नहीं हो सकता है, देखिए जो क्षार होगा वही हो जाएगा आंसर, है ना दोस्तों। देखिए जब लिटमस को बोरक्स के विलयन में लिया जाता है, किस में लिया जाता है? तो लिटमस को बोरक्स के विलयन में लिया जाता है ना दोस्तों। तो यह क्या होता है? कैसा रंग होता है? गुलाबी होता है, नीला होता है, नारंगी होता है या लाल होता है? कि जब हम लोग लिटमस को बोरक्स के विलयन में लेते हैं तो उसका रंग क्या होता है? तो ये याद रखिएगा दोस्तों, इसका रंग नीला होता है ना। जब भी बोरक्स के विलयन में इसको हम डालते हैं तो हमारा रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। कैसा होता है? तो नीला होता है। ठीक है दोस्तों, 90 नंबर देखिएगा। देखिए क्या बोला है कि खाली स्थान ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करता है। मतलब समझिए, मतलब कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करता है? उसको निष्क्रिय बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं या उभयधर्मी बोलते हैं? तो उसको हम उभयधर्मी बोलते हैं। जैसे नहीं बोले थे दोस्तों, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, है ना, ये सब क्या है? ये एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है, वो अम्ल की तरह भी काम करता है और क्षार की तरह भी। वही बोलता है एक ऐसा ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी काम करता है, वो कौन है? उसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, है ना दोस्तों। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा दोस्तों, ठीक है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, है ना। ये सारा ऑब्जेक्टिव है, इसको जितना अच्छे से पढ़िएगा ना दोस्तों, आपका उतना अच्छा से कंप्लीट होता जाएगा साइंस। और साइंस बहुत इम्पोर्टेंट रखता है कोई भी कंपटीशन में, है ना, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो या फिर आपका बैंकिंग सेक्टर हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, ये साइंस पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट रखता है अपने आप में, है ना। तो इसको समझिए और पढ़िए और मस्त रहिए, और क्या, है ना दोस्तों। देखिए 91 बोला गया कि किसका उपयोग कर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच विभेद किया जाता है? बोलता है कौन सा उपयोग कर दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद करते हैं? सार्वत्रिक सूचक से या फिर नॉर्पेथेलिन से या लिटमस सूचक से, है ना, या फिर मिथाइल ऑरेंज सूचक से? मतलब किसके साथ हम लोग मतलब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के विभेद किया जाता है? तो सार्वत्रिक सूचक से, है ना, यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होता है उसी से हम लोग प्रबल अम्ल और मतलब दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल का विभेद करते हैं। ठीक है दोस्तों, 92 देखिए क्या बोला जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? बोलता है कि जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? क्षार जल में OH आयन निर्मित करता है, ये होता है, या फिर क्षार जल में H+ आयन निर्मित करता है, या क्षार जल में OH H3OH+ करता है, या अम्ल जल में OH- आयन करता है? देखिए दोस्तों, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पे से आप पकड़ सकते हैं। देखिए क्षार हमेशा OH आयन करता है निर्मित, अम्ल H+ करता है। देखिए तो ये अम्ल दे दिया, यहाँ क्षार दे दिया, ये गलत हो जाएगा। क्षार OH- करता है, ये तो H3O+ दे दिया, ये भी गलत हो जाएगा। अम्ल जल में H+ आयन देता है, ये भी गलत हो गया। तो सब बचा क्या? यही ना। तो इसको अच्छा से अगर पढ़िएगा ना तो ऑप्शन देख ही आप सही कर दीजिएगा कि कौन सा गलत है कौन सा सही। बाकी इसको भी पढ़ लीजिए, अभी तो स्टार्टिंग है ना, है ना। पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करते करते इतना अच्छा हो जाएगा ना कि आप तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार का क्या परिवर्तन करता है? तो क्षार जो है जल के साथ OH आयन निर्मित करता है। ठीक है दोस्तों,
देखिए 93 है ना, क्या बोला है, शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे लिटमस पेपर के रंग पर क्या असर होगा। बोलता है कि शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे लिटमस पर पेपर पर क्या रंग पड़ेगा। तो बोलता है वह बेरंग हो जाएगा, उसका रंग लाल हो जाएगा, उसका रंग नहीं बदलेगा, या उसका रंग गुलाबी हो जाएगा। हम एक बार और बोले थे दोस्तों कि जब शुष्क HCl गैस के साथ कोई भी संपर्क करते हैं तो सूखे लिटमस पेपर पर कोई रंग नहीं बिखरेगा, वो क्या हो जाएगा, वही रंग होगा, है ना, उसका कोई रंग नहीं बदलेगा। ठीक है दोस्तों। 94 देखिए क्या बोला 94 में, क्षार का रंग कैसा होता है। फिनोल्फथैलीन के साथ नीला और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। दूसरा, फिनोल के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला, या फिर फिनोल्फथैलीन के साथ पीला और मिथाइल ऑरेंज के साथ गुलाबी, या फिर फिनोल्फथैलीन के साथ पीला और मिथाइल ऑरेंज के साथ नीला। देखिए दोस्तों, क्षार का जो रंग होता है वो हम होता है फिनोल्फथैलीन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला होता है। ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट, बोलता है उभयधर्मी प्राकृतिक कौन सा होता है। देखिए तो उभयधर्मी आपका एल्युमिनियम होता है और जिंक होता है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता है, सोडियम मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं हो सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं हो सकता है ना। ये अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये आपका क्षार है। तो जिंक ऑक्साइड जो हो गया ये आपका उभयधर्मी ऑक्साइड हो गया, है ना दोस्तों। ठीक है, जिंक और एल्युमिनियम ये आपका उभयधर्मी ऑक्साइड आता है, और कॉपर है ना, ये 3। देखिए 96, अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। बोलता अम्ल और क्षार किसके साथ अभिक्रिया करता है ना। देखिए तो एल्युमिनियम दिया हुआ है, देखिए एल्युमिनियम Al2O3 ये उभयधर्मी ऑक्साइड है दोस्तों। उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो आपका बी नंबर है ना। कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और पोटासियम ऑक्साइड ये आपका क्षार में आता है ना दोस्तों। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये उभयधर्मी ऑक्साइड में आएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ना। देखिए तो एम्फोटेरिक मतलब वही होता है उभयधर्मी। देखिए तो कौन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या एल्युमिनियम ऑक्साइड हम बोले दोस्तों, एल्युमिनियम और जिंक ये क्या एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए है ना 98 है ना, क्या बोला, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है। बोलता मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है। बोलता अम्लीय माध्यम में गुलाबी, क्षारीय माध्यम में होता है। अम्लीय माध्यम में रंगीन, क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है, या फिर अम्लीय माध्यम में पीला और क्षारीय माध्यम में रंगीन होता है, या अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी होता है। याद रखिएगा दोस्तों, मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में गुलाबी या पीला होता है ना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 99 देखिए क्या बोला है, कौन सा धातु ऑक्साइड उभयधर्मी या एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। आयरन, सोडियम, एल्युमिनियम, पोटासियम। तो हम बोले थे दोस्तों एल्युमिनियम और जिंक, एल्युमिनियम और जिंक है ना, ये याद रखिएगा। एल्युमिनियम और जिंक दोनों क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है दोस्तों। देखिए आज इसको कंप्लीट कर ही देते हैं ना, इसको पूरा कंप्लीट करते हैं ताकि नेक्स्ट है ना क्लास में न्यू चैप्टर के साथ है ना कंप्लीट करेंगे। ठीक है। देखिए दोस्तों है ना क्या बोला है 113 नंबर, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलियन का रंग कैसा होता है ना। बोलता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलियन का रंग कैसा होता है। देखिए तो बोलता है नारंगी, पीला है ना, लाल, गुलाबी और नीला। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलियन का रंग कैसा होता है। बताइए दोस्तों, ये लाल होता है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, अम्ल है। अम्ल क्या करता है, नीला को लाल करता है ना, तो ये लिटमस पेपर में रंग कैसे कर देगा, तो लाल कर देगा। ठीक है दोस्तों।
देखिए खाने का सोडा रासायनिक नाम क्या है, खाने वाला सोडा को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। देखो तो सोडियम बाइकार्बोनेट दिया है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये नहीं बोलते हैं ना, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं खाने का सोडा। और धावन सोडा किसको बोलते हैं, धावन सोडा बोलता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं धावन सोडा, है ना दोस्तों। और खाने वाला सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी तरह पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट का 2 अणु जल, है ना, कैल्शियम सल्फेट का 2H2O। और जिप्सम को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट का 2 अणु जल। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट का हाफ अणु जल, मतलब 1/2H2O, है ना, वो आपका क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, POP। और जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट का 2 अणु जल, ठीक है दोस्तों, प्लस CaSO4 2H2O, है ना, ये आपका होगा जिप्सम। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट का 2 अणु नहीं हाफ अणु जल, ठीक है दोस्तों। देखिए 115 बोलता है स्वर्णकार द्वारा प्रयोग में आने वाले एक्वारेजिया, है ना, जो सोना को पिघला देता है दोस्तों, वही एक्वारेजिया। इसी से धोता है ना तो चमक आ जाता है, लेकिन उससे सोना मार लेता है ना, और पता भी नहीं चलता है। बोलता है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाले एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। क्या मिलाकर बनाया जाता है, तो बोलता है कि नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक, और सेट्रिक अम्ल या पंजक। तो हम याद करिए दोस्तों, हम बोले थे ना कि स्वर्णकार जो एक्वारेजिया बनाता है वो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, जिसको हम बोले थे ना 1:3 में, है ना, मिश्रित करता है ना, नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक करता है, ठीक है दोस्तों। देखिए 116 बोलता है सेट्रिक C6H8O7, इसको बोलते हैं सेट्रिक अम्ल। मुख्य रूप से किस में पाया जाता है, तो गाजर में, सेब में, दूध में या नींबू में, तो नींबू में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। दूध में पाया जाता है लैक्टिक, है ना, सेब में पाया जाता है मैलिक, है ना, तो नींबू में पाया जाता है आपका सेट्रिक, ठीक है दोस्तों। देखिए विटामिन सी किस अन्य नाम से जानता है, विटामिन सी को आप कौन सा और नाम से जानते हैं, एमिनो एसिड, अस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड। तो देखिए दोस्तों अस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है विटामिन सी को, ठीक है दोस्तों, है ना। देखिए आगे नेक्स्ट अमाशय, है ना, अमाशय रस में कौन सा अम्ल मिलाया जाता है, तो अमाशय रस में हम लोग मिलाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। तो एसिटिक, नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक। तो अमाशय के जो रस होता है, मतलब पेट में जो रस होता है ना, तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है ना दोस्तों। देखिए 119, है ना, मतलब 119 बोलता है pH मान निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है, नेगेटिव में फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता, है ना। दूसरा क्या बोला है, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय मूल्य होने का मूल्यांकन, या भूकंप प्रतिरोधता का मूल्यांकन, या दूध की शुद्धता मापने का मुख्य अंतर। देखिए pH हम बोले थे दोस्तों, pH क्या है, pH अम्ल और क्षार का, है ना, उसका मूल्यांकन करने वाला, है ना। तो किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन करता है कौन, तो pH स्केल, है ना दोस्तों। कोई दिक्कत, देखिए 120 नंबर, है ना दोस्तों, 120 नंबर क्या बोला है कि धोने का सोडा का रासायनिक, तो हम पढ़ाए थे ना, है ना, खाने वाला सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट, धोने वाला सोडियम सोडियम कार्बोनेट। देखिए सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, है ना दोस्तों। तो ये आपका सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट 121 बोलता है कथन है सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी, है ना, क्या बोलता है, पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। याद रखिएगा, हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी, ठीक है, कथन सही दिया। कारण बोलता है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, इसीलिए। देखिए बोलता है कि या AR दोनों सही है, ठीक है, तो RA सही का स्पष्टीकरण वाला नहीं, क्योंकि पानी के विशिष्ट नहीं होता, ऊष्मा होता आपका किसका, अम्ल का, है ना। तो देखिए AR दोनों सही है, AR का सही स्पष्टीकरण नहीं है ना, AR दोनों सही है, देखिए स्पष्टीकरण इसका दोनों का नहीं है, ठीक है दोस्तों। 122
बोलता है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला, निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। बोलता है निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः खाने वाला सोडा के बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। दूसरा, अग्निशामकों में पाक सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। और तीसरा, अग्निशामक में CO2 गैस निकलती है। देखिए तो तीनों सही है, तो 1 और 2 और 3 तीनों सही है। कैसे कि निर्जल में जो हम लोग सोडियम कार्बोनेट होता है उसको बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, वो खाने वाला सोडा होता है, ठीक है ना दोस्तों। और अग्निशामक में पाक सोडा बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं और अग्निशामक में CO2 गैस का भी निकलती है, ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट 123 क्या बोला, खाने का नमक किससे बनता है। तो खाने का नमक ये आपका मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, ठीक है दोस्तों। खाने का नमक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, है ना दोस्तों। खाने का अम्ल क्या बनता है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होता है। जब जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा क्या होता है, सोडा वाटर। तो ये आपका एक ऑक्सीकारक होता है, क्षारीय प्रकृति व अम्लीय प्रकृति का या उपचायक होता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो ये अम्ल की तरह का, जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होता है तो बना सोडा वाटर होता है अम्लीय प्रकृति का, ठीक है दोस्तों। तो आज कंप्लीट हो गया ये पूरा अम्ल एसिड है ना, अम्ल क्षार और लवण, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करिएगा, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि पूरा चैप्टर साइंस का कंप्लीट करवा दे। और सारा वीडियो का क्लास को देख लीजिएगा तो आपका साइंस से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि छोटा मोटा बुक नहीं है, एक SK झा सर का बुक है और ये बहुत डिटेल से बहुत अच्छा दिया है। अब देखिए एसिड बेस का 120 क्वेश्चन 124 क्वेश्चन दिया, तो आपसे बताइए 2 क्वेश्चन पूछेगा, छूटेगा इससे, कभी नहीं छूटेगा, है ना। अब सारा अगर पढ़ लीजिएगा ना तो आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, है ना। काहे कि हमको पता है, हम भी पढ़ रहे हैं ना, तो हमको पता है बहुत यूज़फुल बुक है, बहुत अच्छा बुक है, ठीक है दोस्तों। तो आप भी पढ़िए और क्लास का आनंद लीजिए और अपना लाइफ में आगे बढ़िए, और क्या, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।